केदारनाथ त्रासदी के 1 साल बाद भी जख्म अभी भरे नहीं हैं। आज हम आपको केदारनाथ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में झकझोर देने वाला सच दिखाएंगे। जी हां, न्यूज 24 की टीम पहुंची तबाही के उस ठिकाने पर जिसने केदार घाटी को तबाह कर दिया। पहली बार हम आपको ग्राउंड जीरो से केदारनाथ का अनदेखा सच दिखाएंगे। जी हां, न्यूज 24 के संवाददाता कुमार कुंदन चौरा बाड़ी ग्लेशियर तक पहुंचे, जहां अभी तक कोई नहीं गया था। हमारे कैमरे में कैद हुआ केदारनाथ का दिल दहला देने वाला सच। न्यूज 24 की टीम पहुंच चुकी है चौड़ाबाड़ी के उस जगह पे जहां सबसे पहले सैलाब आया, जहां बादल फटने के बाद वो तबाही का मंजर देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम वही जगह पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा बड़ा इलाका, एक ऐसा इलाका तकरीबन किलोमीटर में से भी ज्यादा में फैला हुआ है। जहां तक नजर जाती है वहां तक पूरा का पूरा मैदानी इलाका लगता है। कोई देख के नहीं कह सकता है कि ये पहाड़ के, शिवालिक पहाड़ के बीच का इलाका है। और इस इलाके में अमूमन अगर इतना चौड़ा इलाका हो तो यहाँ बड़ी अच्छी बसावट हो सकती थी। पहले यहाँ तालाब हुआ करता था। कुछ लोग इसे पार्वती कुंड के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे चौड़ाबाड़ी के भी नाम से जानते हैं। पार्वती कुंड किसी जमाने में कहा जाता था कि केदारनाथ मंदिर के पुजारी और बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी एक ही होते थे, और वही पुजारी 7 किलोमीटर की यात्रा करके, जो पहाड़ पीछे दिख रहा है ये नर और नारायण की पहाड़ी है, इस पहाड़ी के उधर बद्रीनाथ मंदिर है। बद्री विशाल मंदिर के और केदारनाथ मंदिर दोनों के पुजारी एक ही हुआ करते थे, और कहा जाता है कि एक ही पुजारी सुबह में यहाँ दीपक जलाते थे तो शाम को वहां जाके दीपक जलाते थे, और पहाड़ के रास्ते वो जाया करते थे। ये चौड़ाबाड़ी तो दूसरा नाम है, इसे लोग पार्वती कुंड के नाम से भी जानते हैं। और हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि क्यों इसका नाम चौड़ाबाड़ी पड़ा। यहाँ पे एक विशेष तरह की जड़ी बूटी पाई जाती थी। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में हल्की हल्की जड़ी बूटी टाइप से कुछ नजर आ रहा है, कुछ हर्ब्स नजर आ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं। इन पौधों की संख्या यहाँ बहुतायत में पाई जाती थी, जिसका काम रोगों के इलाज में किया जाता था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम चौड़ाबाड़ी भी पड़ा। हम चाहे तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आगे जाना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यहाँ दलदल है, और इस सैलाब के बाद ये काफी दलदल वाला इलाका हो रहा है। ऐसे में हम आपको इस जगह से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरा इलाका, इसी इलाके में 17 जून की सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि बादल फटने की घटना हुई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ इसके गवाह हम भी हैं, आप भी हैं, और पूरी दुनिया ने देखा कि क्या तबाही मची और कितना बर्बाद हुआ केदारनाथ घाटी। कैमरामैन प्रकाश बिष्ट के साथ कुमार कुंदन, चौड़ाबाड़ी, केदारनाथ, न्यूज 24। तबाही की उस रात केदार धाम पर मंदाकिनी नदी का कहर टूटा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे बहने वाली मंदाकिनी नदी में गांधी सरोवर से आया सैलाब ही जल प्रलय बन गया था। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट। इस वक्त समुद्र तल से तकरीबन 12,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये वो जगह है जो मंदाकिनी का उद्गम स्थल है। यहीं से मंदाकिनी निकलती है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा वो जगह जहां से मंदाकिनी निकल रही है, और यहां से निकलने के बाद तकरीबन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद केदारनाथ मंदिर है, और वहां पे ये सरस्वती नदी से जाके मिलती है, और उसके बाद दोनों नदियां आगे जाती हैं और रुद्रप्रयाग में जाके ये अलकनंदा से मिलती हैं, और देवप्रयाग में जाके भागीरथी से मिलकर गंगा बनती है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ का पानी स्वच्छ है, निर्मल है। गंदगी थोड़ी बहुत आपको दिख सकती है, ये वो गंदगी है जो पहाड़ों से निकल के आई हुई है, जिसे आराम से छाना जा सकता है, सही किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इस पर प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। मसलन आगे चलते हैं तो फाटा में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसके आगे चलते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, और इन्हीं प्रोजेक्ट्सों की वजह से कहीं न कहीं पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है नदियों का, जिसका परिणाम पिछले वर्ष केदारनाथ में देखने को मिला था। कैमरामैन प्रकाश बिष्ट के साथ कुमार कुंदन, केदारनाथ, न्यूज 24। जल प्रलय का वो खौफनाक मंजर आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। भले ही त्रासदी के 1 साल बीत चुके हों, लेकिन केदारनाथ धाम की उस काली रात की यादें ताजा हैं। तबाही का क्या मंजर रहा होगा ये चश्मदीद से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। यकीन मानिए, जिस जगह हम खड़े हैं वहां चारों तरफ से तबाही आई थी। कोई कह रहा है इधर से, कोई कह रहा है उधर से, कोई कह रहा है पीछे से। क्या हकीकत है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 16 तारीख को क्या हुआ सबसे पहले तबाही की बात? 16 तारीख को सर सुबह 12 बजे से बारिश लग रही थी। पहले धीरे धीरे बारिश लगी, उसके बाद 3 बजे बाद बहुत ज़्यादा बारिश लगी।
और 4 बजे इस वाली पहाड़ी से टूटना स्टार्ट हो गया। ये जो हम सामने पहाड़ी देख रहे हैं, भैरवनाथ वाली पहाड़ी। भैरवनाथ वाली पहाड़ी, ठीक है। तो वहाँ से कम 15-20 जगहों से टूटने पर बैठ गई पहाड़ी। फिर हम सारे लोग इकट्ठे हुए, फिर आरती में जाने की तैयारी हो गई। तो शाम को जैसे आरती से बाहर आए तो हम सीधे पीछे वाली ये मंदाकिनी वाली नदी बिल्डिंग तोड़ के बाहर निकल गई। अलग अलग जगह पे शुरुआत हुई। पहली शुरुआत हुई शाम को 4 बजे भैरव मंदिर के पहाड़ी से, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पैचेस बने हुए हैं पहाड़ पे, ये वो पैचेस हैं जो टूट के पहले नीचे आने शुरू हुए। तेज बारिश की वजह से शुरुआत यहाँ से हुई थी और उनका सारा मलबा सरस्वती में आया। उसके बाद शाम को क्या हुआ? शाम को यहाँ 16 तारीख की शाम। हाँ जी, हाँ 16 तारीख शाम को ये स्वर्गद्वार से जो वो आया, सैलाब आया, उसने जो है यहाँ नीचे हमारे उसमें शंकराचार्य समाधि, शंकराचार्य स्मृति भवन, बड़ा सेवा आश्रम और जो संत आश्रम था उसको तबाही करके वो निकल गया था आगे। अब शाम के वक्त किसी ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि इतनी भारी तबाही हो रही थी? शाम के बाद उतना तो कोई मालूम नहीं पड़ा। जी हाँ। मैं एक बार बताना चाहूंगा कि जो जहां तक कैमरे की नजर जा रही है उसमें सबसे पीछे वाले जो छोड़ हैं वहां की अगर बात करें, मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, यहाँ पे बाकायदा कुछ मंदिर तो नहीं लेकिन झोपड़ी हुआ करते थे जिसमें साधु रहा करते थे। शाम के वक्त जैसे ही तबाही आई, ये सारी के सारे झोपड़ी और सब कुछ तबाह होके, और इन सभी जगहों पर शंकराचार्य का मंदिर हुआ करता था, भारत सेवा आश्रम हुआ करता था, सब एक साथ तबाह हुआ। और तबाह होने के बाद इस जगह पे जो केदारनाथ मंदिर है, मुख्य मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे आके सारा मलबा जमा हुआ और यहीं पे लाशों का अंबार लगना शुरू हुआ। और इसी अंबार को देखने के लिए सुबह 17 तारीख की सुबह लोग इकट्ठा हुए। 17 की सुबह क्या हुआ? जैसे ही हम रात भर मंदिर में रहे 16 की रात को, तो सुबह में हम जैसे ही मंदिर से बाहर आए तो इधर डेड बॉडी देखी, हम अपने आदमियों को ढूंढने की कोशिश की। तो वैसे ही ऊपर से जैसे किसी टायर पे आग लगती है, ब्लास्टिंग होता है, वैसे ही आया तो हम सीधे मंदिर के अंदर भाग गए। मतलब की आवाज हुई थोड़ा, पहले हवा चल रही, उसके बाद वो मलबा आया पीछे से। कहते हैं पूरा ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ काला हो गया हो। काला तो नहीं हुआ था, मौसम तो बहुत साफ था, लेकिन दिखाई दे रहा था ऊपर, दिखाई दे रहा था। हाँ, कि आ रहा है वो ऊपर से। हाँ, आ रहा है। हाँ। मतलब आप लोगों को आते हुए महसूस हो रहा था? पूरा महसूस हुआ। हाँ। और हमारे एक वेद पार्टी ने हमको चिल्लाया कि भागो भागो, हम इधर उधर सारे मंदिर में भागे, कोई इधर भागा। कितनी देर का वो पूरा मंजर रहा होगा? वो केवल 7 मिनट में सब तबाही हो गया। 7 मिनट? सिर्फ 7 मिनट? घड़ी में देखा, मैं वहाँ से अपने कमरे से बनार से नीचे आया तो 2 मिनट में हम नीचे पहुँच गए थे। तब तक पीछे से सैलाब आ गया और जैसे हम पूरब की खोली में गए ना, वैसे पीछे से वो पानी अंदर आ गया मंदिर के अंदर, बजरी और पानी। मतलब आप अंदर घुसे और पानी आ गया? पानी हमारे यहाँ तक कंधे तक अरे बाप, पूरा भर गया था। लेकिन 7 मिनट के अंदर पानी जो बाहर निकलने के बाद जो है उसमें खल रेता रह गया और अंदर जो भगवान का जो लिंग है वो तक वो जलमग्न हो गया था। अच्छा, सोच के ये सारा कुछ अभी? हाँ, डर तो लगता है, लेकिन ऐसा है कि त्रासदियाँ हर साल नहीं होती हैं, सदियों में एक बार होती हैं, और उसी त्रासदी के जख्मों को हम भरना चाहते हैं। कोई डर नहीं है। जितना मंदिर समिति की टीम यहाँ पे काम कर रही है, हम सब लोगों का मोरल बिल्कुल हाई है, और हम लोग इसलिए भी यहाँ पे हैं कि यात्री लोग बहुत आ रहे हैं, दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और हम उन जख्मों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उसके बाद फिर आप लोग निकल गए वहाँ से? जिस तुरंत हम लोग 17 तारीख को इकट्ठा हुए और 18 तारीख को हम सीधे गरुड़ चट्टी किसी महात्मा के आश्रम में रहे और वहाँ उन्होंने खाना खिलाया। 3 दिन बाद हम लोगों ने नाश्ता किया वहाँ पे हल्का सा। तो जाहिर है ये इलाका जो अभी इतना शांत दिख रहा है, इतना खामोश दिख रहा है, या फिर अगर थोड़ी पंडितों की और सब कुछ की, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि कुछ लोग किस्मत वाले थे जो बच गए। यकीन मानिए जितने लोग यहाँ खड़े थे सब के सब मारे गए। अभी भी इस इलाकों से अगर मलबा हटाया जाए तो यहाँ से डेड बॉडीज निकलती हैं। सरकार ने उसको एज इट इज छोड़ दिया है क्योंकि उतनी संसाधन नहीं है, और जितने भी घर हैं सब में लोग दबे हुए हैं, मलबे दबे हुए हैं, जिनकी तादाद सकती है। वो भयावह दृश्य सोच के लोगों को आज भी डर लगता है, और जो लोग उस दिन थे उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो फिर से दोबारा सैलाब ना आ जाए। अभी भी डर लगता है या सपने उपने आते हैं क्या उस तरीके से? जी जी, कभी कभी आज जब बारिश में लगता है डर, लेकिन धूप में नहीं लगता है। तो जब बारिश होती है तो डर लग जाता है थोड़ा, कहीं वैसा ही हो जाएगा? जी जी। क्या होता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है? तो काफी डर महसूस होता है, लेकिन भगवान की आराधना ऐसी कृपा है कि ऐसे सब चल ही रहा है जो अभी। वो किस्मत वाले लोग थे जो बच गए, और शायद यही वजह है कि डर भी होता है उन्हें, इसके बावजूद भी वो यही रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान केदारनाथ उन्हें बचा लेंगे। आस्था पर सब कुछ भारी है, और इसी सब कुछ के बीच में 1 साल पूरा हो चुका है केदारनाथ का, जहां की हम तस्वीर ले रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं साल भर में क्या हुआ। कैमरामैन प्रकाश बिष्ट के साथ कुमार कुंदन, केदारनाथ न्यूज़ 24।
देवभूमि पर कुदरत की विनाश लीला में केदार पर नाथ को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया था। भले ही केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी हो, लेकिन निर्माण का काम अभी भी अधूरा है। आपदा को आए साल भर बीत चुका है। पूरी जो केदारनाथ मंदिर प्रांगण से लेकर आसपास के इलाके हैं तबाह है। सरकार प्रशासन कोई भी कुछ कह ले, तबाही का मंजर पूरी तरह साफ दिखता है। एक बार कैमरे घूमे तो जहां तक नजर आती है वहीं तक तबाही है। ऐसे में अब मंदिर प्रांगण और मंदिर के आसपास के केदारपुरी को रीडेवलप किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, क्या प्लान है, इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जी, जो बताएंगे कि कैसे कैसे इसको डेवलप किया जाने का मंदिर समिति ने प्लान किया है और क्या इसमें सोच नहीं आप लोगों ने लेके आई है और किस तरीके से इसे डेवलप करने की सोच रहे हैं। देखिए कुमार जी, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास समस्या थी कि मंदिर के चारों ओर मलबा पत्थर ये सब थे, मंदिर के अंदर जाने का रास्ता भी नहीं था, जिसको हमने विगत पिछले साल जो आपदा के बाद जब 11 सितंबर को हमने पुनः यहाँ पे पूजा शुरू की थी, तब तक हमने मंदिर प्रांगण और काफ़ी इलाका इसका साफ कर दिया था। जब इस वर्ष हम यहाँ पे आए अपने लगभग 200-250 लेवल लेके और अपने मुख्य कार्याधिकारी के नेतृत्व में, तो यहाँ पे 9-10 फीट बर्फ़ थी। पूरा हमारा टारगेट ये था कि किसी भी तरह जो 4 तारीख को कपाट खुल रहे हैं उसमें लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए हमने पूरा रास्ता बर्फ़ काट के, हम लोगों ने भी, NDRF वालों ने भी और नेहरू माउंटेनिंग वालों ने भी, ये पूरा आप सामने देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र जो है मलबे और बर्फ़ से भरा पड़ा था। तो हमने ये पिछले 1-1.5 महीने में अभी जो काम किया वो पूरे क्षेत्र का मलबा साफ किया है, बर्फ़ और मलबा साफ किया है। अभी कुछ हद तक आपको मंदिर के चारों ओर कुछ सफाई दिख रहा होगा, ये हम लोगों ने अभी तक किया है। अभी जहाँ तक भविष्य की प्लानिंग का सवाल है, तो इसमें अभी भविष्य के लिए प्लानिंग बनाई जा रही है। इसके प्रोटेक्शन के लिए मंदिर में फिर दोबारा ऐसी त्रासदी ना आए, इसके लिए सरकार कोई योजना बना रही है। अगर उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन होगा सरकार की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम यहाँ पे करेंगे। क्या ऐसा भी प्लान है कि जितना भी ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं ये सारे को खत्म कर दिया जाए, 200 मीटर के दायरे में मंदिर प्रांगण में कुछ न रखा जाए, और अगर जो भी कोई बसावट हो वो दरिया पार हो उस साइड बनाया जाए? होनी तो यही चाहिए, लेकिन अभी तक इस संबंध में हमारे पास ऐसा कोई आदेश आई नहीं है। सरकार इसमें कोई पॉलिसी निर्धारित कर रही है। हमारा यही विचार है कि ये पूरा इलाका साफ रहे और यहाँ पे कोई बसावट न होने। पीछे शंकराचार्य का मंदिर वगैरह था जो टूट गया था, क्या दोबारा से मंदिर वगैरह बनाने की योजना है क्या? नहीं, अभी कोई ऐसी योजना नहीं है। मंदिर वहाँ पे था, स्फटिक लिंग था, अभी तक वो मलबे में दबा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं है। कोशिश ये है कि केदारपुरी को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए और इसमें बाद जो नदी के बाद वाला इलाका है वहां पे जो भी कुछ बसावट है वहां बसाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कोई तूफान आता है या फिर कोई सैलाब आता है तो उससे कम से कम मंदिर को बचाया जा सके। क्योंकि हर बार की तरह जरूरी नहीं है कि दिव्यशिला मंदिर के पीछे आ जाए और मंदिर बच जाए, लेकिन कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तबाही आई थी तो बड़े बड़े बोल्डर मंदिर के ऊपर से जा रहे थे, तो उस तरह की अगर तबाही आएगी तो कहना मुश्किल है। लेकिन कोशिश ये है सरकार की और जो भी मंदिर समिति के लोग हैं कि किसी भी तरीके से मंदिर को जितना ज्यादा हो सके बचाया जा सके, ताकि मंदिर को पुराने स्वरूप में लाया जा सके और इस इलाके को खूबसूरत भी बनाया जा सके।